Assalamu alaikum. In today's lecture, the parts of human digestive system that we are going to discuss are pharynx and esophagus. सबसे पहले हम pharynx को डिस्कस कर लेते हैं. pharynx कॉमन पैसेज है डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी ट्रैक दोनों के लिए, यानी उस ट्रैक से जिसने फूड ने पास करना है और उस ट्रैक से जिसने एयर ने पास करना है, उन दोनों को pharynx को क्रॉस करना पड़ेगा. It is lined by mucus. Mucus membrane इसको लाइन कर रही है. Swallowing. Swallowing एक important function है जो pharynx में भी perform हो रहा है. Bolus का transfer है from oral cavity to pharynx and then to esophagus. अब bolus क्या है? जब food enter करता है ना mouth में, तो टंग उसको एक rolled up form में present कर देती है और उस rolled up form को हम कहते हैं bolus. वो bolus टंग से ओरल कैविटी की तरफ जाएगा, ओरल कैविटी से फेरिंक्स में और फेरिंक्स उसको ईसोफेगस में ट्रांसफर कर देता है. रेगुलेशन कौन करवा रहा है स्वॉल्विंग की? नर्व्स करवा रही हैं. कौन सी नर्व्स करवा रही हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स. बोथ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स आर द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. नाउ वी आर गोइंग टू सी अ डायग्राम फॉर स्वॉल्विंग ताकि आपको स्वॉल्विंग मजीद क्लियर हो जाए. फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं ये नेजल कैविटी है, नोज है, नोस्ट्रल से एयर जा रही है और किधर जा रही है? ट्रैकिया में एंटर कर रही है. और यहाँ पे यूईएस है साथ में. ईसोफेगस की जो अपर ओपनिंग है दैट इज अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर, इट इज क्लोज्ड. और यहाँ पे बोलस ऑफ फूड आप देख रहे हैं कि माउथ से एंटर जब करा फूड, टंग को क्रॉस किया तो वो बोलस की फॉर्म में आ गया. तो बोलस यहीं पे प्रेजेंट है ओरल कैविटी में. सेकेंड डायग्राम में जब बोलस ओरल कैविटी को क्रॉस करता हुआ पीछे की तरफ जा रहा है आफ्टर क्रॉसिंग द फेरिंग्स, तो यूईएस ओपन कर जाता है. यूईएस ओपन कर गया, एपिग्लोटस ने लाइन कर दिया ट्रैकिया को और एपिग्लोटस क्लोज हो गया. थर्ड डायग्राम में फूड ने क्रॉस कर दिया यूईएस को, तो यूईएस दोबारा से क्लोज हो गया और एयर सक्सेसफुली दोबारा से ट्रैकिया की तरफ मूव करी इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स द ईसोफेगस. Next is the esophagus. Esophagus is present between the pharynx and stomach. Stomach और pharynx के दरमियान present है. Length इसकी 25 centimeter है. It begins at the base of pharynx, descends behind trachea, penetrates the diaphragm and is continuous with the stomach. Base of pharynx पे begin कर रही है, trachea के पीछे से गुजरती हुई, diaphragm को penetrate करती हुई stomach के साथ continue कर जाती है. Digestion continues in the esophagus which had started in the oral cavity. और digestion continue रहती है जितने भी parts हैं GIT के. Digestion does not stop in any part. जब food move कर रहा है एक part से दूसरे part में, इसका मतलब यही है कि digestion continue कर रही है. ये आप देख सकते हैं esophagus की एक डायग्राम है. ये जो red tubular region है जो हाईलाइट हुआ है ये esophagus को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये कहाँ शुरू हो रही है? फेरिंक्स की बेस पे स्टार्ट हो रही है और स्टमक की ओपनिंग पे एंड हो रही है. ये यहाँ पे बिल्कुल साथ ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट होती है और यहाँ पे इस पॉइंट पे चेस्ट कैविटी में ये डायाफ्राम को पेनिट्रेट करती हुई आती है. पेरिस्टल्सिस. Peristalsis is basically the characteristic movement of GIT. But since it's starting in the esophagus, hence we are going to discuss it in the esophagus. Peristalsis है क्या? The alternate contractions and relaxations of smooth muscles by which food is pushed along the digestive tract. Alternate contractions हैं, relaxations हैं, किन muscles की? Smooth muscles की, जिसकी वजह से food move करेगा along the digestive tract. अब ये आपसे टाइप ऑफ मसल्स पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप ऑफ मसल्स पेरिस्टाल्सिस करा रहे हैं. स्केलेटल मसल्स नहीं करा रहे, कार्डियक मसल्स नहीं करा रहे, इनफैक्ट स्मूथ मसल्स करा रहे हैं. A wave of contraction of circular muscles behind the food and a wave of relaxation of muscles in front of food constitutes this characteristic movement. Contraction होगी behind the food, relaxation होगी in front of the food और इसकी वजह से हमारे पास पेरिस्टाल्सिस होगी. लास्ट स्लाइड में हमने पेरिस्टाल्सिस डिस्कस किया, अब हम उसका ऑपोजिट डिस्कस करेंगे दैट इज एंटी पेरिस्टाल्सिस. The reverse peristaltic movement due to which food is passed from intestine back into the stomach even in the mouth. अब रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है तो पहले फूड हमारे पास किधर मूव कर रहा था?
माउथ से स्टमक में और स्टमक से intestine में. But this time the direction of food is reversed. It moves from the intestine into the stomach and then back into the mouth. It leads to vomiting. Basically vomiting में भी यही होता है. Antiperistaltic movement is responsible for vomiting. Hunger contractions caused by low blood glucose level create an uncomfortable sensation often called hunger pangs. Hunger contraction क्या होती है कि low blood glucose level की वजह से होती है, उसकी वजह से hunger pangs होती हैं और hunger pangs भी basically antiperistaltic movements ही हैं. It begins 12 to 24 hours after the previous meal. पिछले खाने के 12 से 24 घंटों के बाद ये hunger contractions या hunger pangs जो हैं start होते हैं. अब ये आप विजुअली देख लें पेरिस्टाल्सिस को. हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है बिहाइंड द फूड और रिलैक्सेशन हो रही है इन फ्रंट ऑफ द फूड. तो फर्स्ट डायग्राम में आप देखें ये येलो कलर का बोलस है, इससे पीछे ये ग्रीन एरो शो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन को और इसके आगे ये जो वाइट एरो है ये शो कर रहा है क्लियर एरिया, कंस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, तो ये रिलैक्स्ड एरिया है. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी इसी तरह हो रहा है, जैसे ही बोलस आगे मूव करते जा रहा है पीछे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसके और आगे रिलैक्सेशन हो रही है और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेल्पफुल होती है in the movement of food towards the other parts. Now we are going to discuss the practice question. The statement of the practice question is another name for swallowing is option A mastication, B chewing, C deglutition and D churning. सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बन रही है सी, दैट इज deglutition. Deglutition is another name for swallowing. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.